औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ED 516 के टॉपिक नंबर 21 के साथ हाजिर हैं। हमारा लेसन नंबर चल रहा है 5, ठीक है। उसको कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद इसको ट्राई करूँगा इसी लेक्चर में कवर करूँ, और उसके साथ जो हमारा लेसन नंबर 6 है, ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी कि उसको भी मैं इसी लेक्चर में ही कवर करूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो हो सकता है कि मैं वीडियो को स्किप करूँ, और उसके बाद जो फिर लेसन नंबर 6 होगा हम उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 21 है हमारा पोइट्री। पोइट्री इज़ फॉर्म ऑफ रीडिंग कॉल्ड रिसाइटेशन, ठीक है। पोइट्री एक रीडिंग की एक फॉर्म है, ठीक है। उस फॉर्म को क्या कहा जाता है? रिसाइटेशन। तो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई हैं, आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स के मतलब कि व्हाट्सएप पे मुझे आप लोग कह रहे थे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि जो चीज़ें मैंने आपके लिए हाईलाइट की हुई हैं, ठीक है, इसको आपने हैंडआउट्स पे हाईलाइट कर लेना है। तो यहाँ से आपके MCQs बनेंगे, ठीक है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपका कहीं से बन सकते हैं, उसके लिए मैं साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्विज़ के लिए, MCQs के लिए जो आपके पेपर में होंगे मिड टर्म में, फाइनल टर्म में, तो उसके लिए जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की आप सिर्फ इनको देखें, और बाकी जो हाईलाइट नहीं किया तो इसको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने रीडिंग नहीं करनी। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर आपके कॉन्सेप्ट मतलब कि लेक्चर से क्लियर हो रहे हैं, वेल एंड गुड, और अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर आपने इसकी रीडिंग करनी है थ्रू आउट, ठीक है। तो पोइट्री इस फॉर्म ऑफ रीडिंग, पोइट्री रीडिंग की एक फॉर्म है। उस फॉर्म को क्या कहा जाता है? रिसाइटेशन। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टेक्स्ट और प्रोज, ठीक है। पोइट्री हमेशा डिफरेंट होती है टेक्स्ट से भी और प्रोज से भी। अब टेक्स्ट क्या होता है और प्रोज क्या होता है? टेक्स्ट का तो आपको पता है कि सिंपल फॉर्म में जो लिखा होता है, तो प्रोज भी टेक्स्ट के साथ का ही होता है, ठीक है। जो चीज़ पैराग्राफ की फॉर्म में, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी होती है, जिसमें सेंटेंसेस होते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म हो गई, सेंटेंसेस की फॉर्म होगी, कोई भी फॉर्म इस तरह की जिसमें मतलब कि आप ये कह दें कि लाइनों की फॉर्म में या स्टैंजे वगैरह जो होते हैं वो नहीं बने होते, बल्कि सिंपल तरीके से आपके सामने टेक्स्ट को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोज। और जो पोइट्री होती है इसमें क्या होता है कि इसमें स्टैंजा की फॉर्म में, ठीक है, इसमें लाइंस एंड स्टैंजा की फॉर्म में आपको जो टेक्स्ट होता है वो आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो पोइट्री होती है ये उससे प्रोज से, और उसके बाद जो मतलब कि टेक्स्ट से डिफरेंट होती है। उसके बाद इट डिफर्स इन स्ट्रक्चर फ्रॉम अ प्रोज, ठीक है। दोबारा वही बात कि प्रोज से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रोज होता है वो लाइन की फॉर्म में, जो प्रोज होता है वो नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट जिसमें पैराग्राफ आ जाते हैं और सेंटेंसेस की फॉर्म में, जबकि जो पोइट्री होती है तो इसके अंदर स्टैंजास बने होते हैं, ठीक है, या लाइनों की फॉर्म में। उसके बाद यानी कि पोइट्री को रिसाइट करना, इसको पढ़ना खुद एक आर्ट है, ठीक है। वाइल डूइंग सम फीचर्स आर टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। जब आप पोइट्री को रीड कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें आपको मतलब कि माइंड में रखनी चाहिए। एज ए टीचर आपको बच्चों को बताना चाहिए कि जब भी आप पोइट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिसाइट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो उस टाइम आपने कौन सी चीज़ों को माइंड में रखना है, ठीक है। पहली चीज़ क्या होती है? राइम। अब राइम जो होता है ना, ये मतलब कि क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइम होता है हम काफ़ी अल्फाज को कहते हैं, ठीक है। राइम कहते हैं हम काफ़ी अल्फाज को। ये जो आपका मतलब होता है ना पोइट्री के अंदर, अब हम काफ़ी अल्फाज क्या होते हैं उर्दू में आपको बता रहा हूँ। तो हम काफ़ी अल्फाज ऐसे अल्फाज को कहते हैं कि जिनका साउंड एक होता है, ठीक है, जिनका मतलब डिफरेंट होता है लेकिन साउंड एक ही होता है। आप कोई भी लफ्ज़ को रीड करते हैं, उर्दू के आप कोई भी मतलब कि लफ्ज़ आप एक करें, इंग्लिश के आप कर लें, ठीक है। जैसे आप लफ्ज़ एक हीयर, इसी के साथ का लफ्ज़ है नियर, ठीक है। हीयर और नियर अब आपस में क्या है? ये राइम वर्ड्स हैं। हीयर एंड नियर आर राइम वर्ड्स। इसी तरह उर्दू में आप कोई लफ्ज़ पिक कर लें जिनका साउंड एक होगा लेकिन मतलब डिफरेंट होगा, तो कोई भी आप लफ्ज़ उर्दू को पिक कर सकते हैं, ठीक है, जिसका मतलब कि साउंड एक होगा। आप उसको पढ़ेंगे, उनका एक ही साउंड आपको नज़र आएगा, ठीक है, सुनने में फील होगा आपको। और उसके बाद जो उनका मतलब होगा, मतलब उनका डिफरेंट होगा। तो जो हम काफ़ी अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनका साउंड एक होता है, मतलब डिफरेंट होता है। इंग्लिश में उनका साउंड एक होता है, उनकी स्पेलिंग कई दफ़ा एक होती है और कई दफ़ा एक नहीं होती, लेकिन उनको जो मतलब होता है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे अल्फाज को इंग्लिश में राइम वर्ड्स एंड उर्दू में हम काफ़ी अल्फाज कहा जाता है। तो जो मतलब कि द रिथम इज़ लाइफ, इट टेक्स यू समथिंग विच इज़ स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल। तो पोइट्री को जब भी आप रीड कर रहे होते हैं ना, तो जो हम काफ़ी अल्फाज होते हैं उनको आपको मतलब कि उनके ऊपर आपने फोकस करना होता है। अगर तो आप उनको अच्छे अंदाज में रीड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि कई ऐसे अल्फाज, जब भी आप उर्दू की पोइट्री आप देखें तो उसके अंदर आप लफ्ज़ देखेंगे कि मतलब कि जिनके साउंड एक होता है, उनका मतलब ज़रूर डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप उनको एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, आप उनको प्रॉपर तरीके से अदा करेंगे, तो फिर जो मतलब कि पोइट्री सुनने का जो मज़ा होगा ना वो एक अलग होगा, ठीक है। आप खुद रीड कर रहे होंगे, आपको भी यानी कि आप खुद भी यानी कि एज ए रीडर एंजॉय करेंगे, और जो आपके आगे लिसनर्स होंगे, ठीक है, वो भी एज ए लिसनर आपकी रीडिंग को एंजॉय करेंगे, आपकी पोइट्री को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप जो रिथम है ना, रिथम पे आप फोकस कर रहे हैं।
जो हम काफ़ी अल्फाज हैं, ये पोइट्री की जान होती है। ठीक है, पोइट्री इसके बगैर, मैं ये समझता हूँ कि पोइट्री रिथम के बगैर नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, पोइट्री के मतलब वो पोइट्री नहीं है कि जिसके अंदर रिथम ना हो, क्योंकि जो हम काफ़ी अल्फाज होते हैं वो बहुत, अब आपने पोइट्री देखी होगी जॉन एलिया की। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो क्या करता है, उसकी कई मतलब कि लफ्ज़ ऐसे हैं कि जिनका लिंक नहीं आपस में। तो जो ऐसी पोइट्री होती है इसको स्टैंडर्ड पोइट्री नहीं कहा जाता। ठीक है, स्टैंडर्ड पोइट्री में क्या होता है, रिथम बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हम काफ़ी अल्फाज का जो मतलब कि कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसके बाद एज ए टीचर आपको चाहिए कि आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को आप ये कहें कि आप पोइट्री को रीड कर रहे हैं। ठीक है, पोएम को आप रीड कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें मतलब कि राइम क्या है। ठीक है, ये इसके अंदर जो रिथम है वो क्या है। तो उसके बाद जो बच्चे होंगे फिर वो आपको मतलब कि ईज़िली बता देंगे, लेकिन फिर भी जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं उनके लिए मुश्किल होती है। तो एज ए टीचर आपको चाहिए कि आप बच्चों को हर वक्त ये कहें कि आप इसमें बताएं कि राइम क्या है। ठीक है, राइम वर्ड्स आप इसमें सेलेक्ट करें, स्पॉट करें कि विच आर द राइम वर्ड्स, इस पोएम के अंदर राइम वर्ड्स कौन से हैं। जबकि जो सेकंड मतलब होते हैं वो मतलब कि प्राइमरी के बच्चे, तो उनके लिए मुश्किल होता है। उसके बाद यहाँ पे देखें एज ब्राइट एज डे। अब ये एक एग्जांपल आपको दी गई है, बट द टीचर कैन इनकरेज इफ़ शी फील्स अननेसेसरी। देयर आर आल्सो मेटाफर यूज्ड इन द पोएम्स। पोएम्स के अंदर मेटाफर को भी यूज़ किया जाता है। मेटाफर्स क्या होते हैं, ये होता है, उर्दू में आपने पढ़ा होगा, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, इस्तिआरा। इस्तिआरा होता है कि जब भी कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो रहा होता है, मतलब कि जो उसका रियल मीनिंग होता है ना, तो उसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, बल्कि वो उसके मजाजी मायनों में इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे अब एक माँ होती है ना, माँ कहती है कि मेरा बेटा चाँद है, मेरा बेटा चाँद है। अब ये क्या है, अब इसमें जो लफ्ज़ चाँद है ना, ये उसने अपने बेटे के लिए डायरेक्टली इस्तेमाल कर दी है। अब उसने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा चाँद की तरह है। अब अगर वो कहती ना कि मेरा बेटा चाँद की तरह, तो उर्दू में इसको कहते हैं तशबीह। ठीक है, तशबीह देना, कि वो बेटे को चाँद से तशबीह दे रही है। लेकिन अगर वो कह रही है कि मेरा बेटा चाँद है, इट मीन्स कि लफ्ज़ जो चाँद है ना, तो उसका जो डायरेक्टली मतलब कि उसका जो हकीकी मायने है उसमें नहीं, बल्कि उसको मजाजी मायनों में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि उसका बेटा अब चाँद है तो नहीं, लेकिन जो चाँद है वो तो कोई और है। ठीक है, लेकिन जो चाँद है वो इतना खूबसूरत है कि वो अपने बेटे के लिए कह रही है कि मेरा बेटा चाँद है। ठीक है, तो इसके लिए जो मेटाफर्स होते हैं ये भी मतलब कि उसके अंदर पोएम्स के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं। आप देखते हैं कि आपको वहाँ पे कई मेटाफर्स भी नज़र आते हैं। तो एज ए टीचर आप बच्चों को कह सकते हैं कि आप आइडेंटिफाई करें कि इसके अंदर मेटाफर्स कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक 21 पोइट्री कंप्लीट हो गया, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद टॉपिक 22 पोइट्री को कंटिन्यू करते हैं, प्रोनाउंसिएशन एंड वर्ड स्ट्रेस। ठीक है, अब पोइट्री के अंदर जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और जो उसके बाद वर्ड स्ट्रेस होता है। अब प्रोनाउंसिएशन ऐसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप यानी कि एज ए रीडर पोइट्री को रीड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक नहीं है, तो जो आपके सुनने वाले होंगे ना, बेशक वहाँ पे जितना अच्छा रिथम हो, ठीक है, बेशक वहाँ पे जितना अच्छा आप मेटाफर्स को मतलब कि वहाँ पे यानी कि लिखे गए हैं, लेकिन आप जब प्रोनाउंसिएशन ही ठीक नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो रीडर्स होंगे ना उनको मज़ा आना है और ना आपको आना है। ठीक है, तो बेस्ट वे जो होता है मतलब कि प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने का, वो होता है लिसनिंग। लिसनिंग इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। जितनी चीज़ को आप बार बार सुनेंगे, उतनी आपकी उसको अदा करने की जो स्किल होगी, मतलब कि उसको प्रोनाउंस करने की जो आपकी स्किल होगी, वो इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो कोई भी आप रियल लाइफ में अगर किसी भी चीज़ के आप प्रोनाउंसिएशन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आपकी उर्दू की प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, आपकी इंग्लिश की ठीक नहीं है, तो उन लफ्ज़ों को आप बार बार सुने, इर्द गिर्द से आपने सुने, ठीक है, मोबाइल में सेव कर लें, कहीं से भी आप इधर उधर से लफ्ज़ों को सुनेंगे, उसके बाद जितना आप सुनेंगे तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी उतनी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इट गिव्स यू अ बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम योर ऑडियंस। इफ़ योर प्रोनाउंसिएशन इज़ करेक्ट, मोर पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यू। कि जब आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी और करेक्ट होगी, तो ज़्यादा लोग आपको सुनेंगे, आपको समझेंगे। लेकिन अगर आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक नहीं है, ठीक है, अगर आप मतलब कि अब लफ्ज़ को अदा करने का भी तरीक़ाकार होता है। ठीक है, जब आप पोइट्री को रीड कर रहे हैं तो तब लफ्ज़ों की अदायगी का एक तरीक़ाकार अलग होगा। जब आप टेक्स्ट की फॉर्म को, पैराग्राफ को, प्रोज को आप रीड कर रहे हैं, देन जो आपका मतलब कि रीडिंग का मेथड होगा, जो जिस वे में आप लफ्ज़ को प्रोनाउंस कर रहे होंगे वो डिफरेंट होगा। उसकी वजह यह है कि आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। कि अगर आप पोइट्री कर रहे हैं तो आप पोइट्री का जो रिथम है आपने उसको, उस फ्लो को आपने बरकरार रखना है। अगर आप उस फ्लो को मतलब कि फ़्लो को आप बरकरार नहीं रखते हैं, इट मीन्स कि जो आपके जो आपके होंगे लिसनर्स होंगे, ठीक है, आप तो स्पीकर हैं, तो जो आपके लिसनर्स होंगे तो उनको सही तरीके से आपकी बात समझ नहीं आनी, और जो पोइट्री का मज़ा होगा वो भी वहाँ पे ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो पोइट्री के अंदर प्रोनाउंसिएशन का रोल होता है
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज ए टीचर आप बच्चों को बताएं कि प्रोनाउंसिएशन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अगर आप अच्छे पोइट्री को यानी कि रीडर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अगला बंदा आपकी पोइट्री को समझे सुने इंटरेस्ट के साथ, तो आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करनी होगी, ठीक है। और वो किससे होती है? लिसनिंग से होती है। उसके बाद वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस क्या होता है कि जब भी आप किसी लफ्ज़ के ऊपर जोर देते हैं, ठीक है, यानी कि जोर देने के बाद आप उस लफ्ज़ का मतलब तब्दील कर देते हैं। अब जिस तरह एक लफ्ज़ होता है प्रेजेंट, ठीक है, इंग्लिश के एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। प्रेजेंट एक लफ्ज़ होता है, उसी के साथ का वही लफ्ज़ वही स्पेलिंग, लेकिन अब उसके एक लफ्ज़ है प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट एक होता है प्रेजेंट, एक होता है प्रेजेंट। अब प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट मतलब मौजूदा, जो कोई चीज़ अभी मौजूद है, इट इज़ प्रेजेंट, ठीक है, ये मौजूद है। जबकि दूसरा होता है इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ बीइंग प्रेजेंट, मतलब कि इसको आप दिए जा रहे हैं किसी, यानी कि कोई चीज़ देना। प्लीज़ प्रेजेंट मी अ गिफ्ट, मतलब मुझे गिफ्ट दें। अब ये क्या है? प्लीज़ प्रेजेंट योर असाइनमेंट। तो अब एक प्रेजेंट है और एक प्रेजेंट है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो वर्ड स्ट्रेस है ना वो डिफरेंट है। एक वर्ड स्ट्रेस और है, एक वर्ड स्ट्रेस और है, लेकिन लफ्ज़ तो एक है। तो इस स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, जो कि आप दोनों लफ्ज़ों में दे रहे हैं, तो इससे जो लफ्ज़ का मतलब है ये चेंज हो रहा है। तो इसी तरह पोइट्री के अंदर भी वर्ड स्ट्रेस होता है। आप लफ्ज़ों को मतलब कि यानी कि जिस तरह वहाँ पे लिखा गया होता है ना, तो आपने उसके अकॉर्डिंग रीडिंग करनी होती है। अगर आप वहाँ पे वर्ड स्ट्रेस को फोकस नहीं कर रहे हैं, देन भी आपकी पोइट्री का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और आपकी जो पोइट्री, आपके जो होंगे लिसनर होंगे, तो उनको यानी कि आपकी पोइट्री की बिल्कुल भी समझ नहीं आनी। तो जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो वो मकसद उनका कभी भी फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक नंबर 22 कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए टॉपिक 23 है रीडिंग स्किल्स के अंदर रिवीजन ऑफ रीडिंग यूनिट। तो कोई खास चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। लिंक, टेक्स्ट, कोहेजन, ठीक है, एलिजन, रेपिटेशन, पंक्चुएशन, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। इडियम्स क्या होते हैं? यूज़ ऑफ स्माइल्स एंड मेटाफर्स। मेटाफर्स और उसके बाद स्माइल्स का जो यूज़ होता है इसको इडियम्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने इसलिए हाईलाइट की हुई है। उसके बाद फ्रेजेस क्या होते हैं? नॉट कॉमनली यूज नाउ, इनको आजकल इस्तेमाल नहीं किया जाता, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे टॉपिक नंबर 23 भी कंप्लीट हो गया और इसमें कोई खास चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक 24 में क्या है? ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बिल्कुल छोड़ दें। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक 24 कंप्लीट हो गया, ठीक है। और लेसन हमारा 5 भी कंप्लीट।